नमस्कार। आज का हमारा विषय है व्यक्ति एवं समाज, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसमें अपने साथियों के साथ सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करने की क्षमता पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य अपने साथियों के साथ सामान्यतः सहयोग करता हुआ सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाता, वह या तो देवता है या फिर पशु है। मनुष्य का प्रारंभ से लेकर आज तक का इतिहास बताता है कि वह समूह या समाज में ही रहता आया है। सामूहिकता उसका विशेष गुण है। वास्तव में व्यक्ति की समाज के बिना और समाज की व्यक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति और समाज का संबंध अधिक घनिष्ठ है। व्यक्ति के समाज के बिना और समाज की व्यक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। अब है व्यक्ति और समाज के संबंधों से संबंधित कुछ सिद्धांत। व्यक्ति और समाज के संबंधों को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद पाया जाता है। इस संबंध में हम यहाँ दो प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे। यानी व्यक्ति और समाज के संबंध में दो सिद्धांत अधिक प्रचलित हैं, जिसमें है सबसे पहला सामाजिक समझौते का सिद्धांत और दूसरा है समाज का सावयवी सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक तथा रूसो के विचारों पर आधारित है। इन दार्शनिकों के अनुसार प्रारंभ में व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था, अर्थात वह पूर्णतः स्वतंत्र था। उस पर किसी प्रकार के कोई नियंत्रण या दबाव नहीं हुआ करते थे। वह पशु पक्षियों के समान कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक घूम फिर सकता था। वह प्रकृति पर आश्रित था और उसी की सहायता से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। रूसो के अनुसार ऐसी स्थिति से बचने के लिए मनुष्यों ने एकत्रित होकर समझौता किया। यानी रूसो ऐसा मानते हैं कि शक्तिशाली लोग मनमानी करने लगते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्तियों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है और यही स्थिति असुविधाजनक के साथ ही साथ असहनीय भी हो जाती है। रूसो के अनुसार ऐसी स्थिति से बचने के लिए मनुष्यों ने एकत्रित होकर समझौता किया। इस समझौते के अनुसार प्रत्येक की स्वतंत्रता की रक्षा की बात सोची गई। इस समझौते के आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही समाज कहा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ती गईं। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कठोर संघर्ष करना पड़ा। धीरे धीरे मनुष्य भूमि पर अधिकार करने लगा। जो व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली था, उसने उतनी ही अधिक भूमि पर अधिकार जमा लिया। भूमि पर इस प्रकार का अधिकार जमाने के परिणाम स्वरूप व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन मिला। व्यक्ति धनी और निर्धन दो भागों में बंट गया। पहला वर्ग धनी वर्ग काफ़ी शक्तिशाली था, इसका बहुत अधिक भूमि पर अधिकार था, और दूसरा वर्ग निर्धन वर्ग, जो कि एक कमज़ोर वर्ग था। इसके पास या तो भूमि नहीं थी या बहुत ही ज़्यादा कम थी। शक्तिशाली लोग मनमानी करने लगे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति में व्यक्तियों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। यह स्थिति असुविधाजनक एवं असहनीय भी थी। रूसो का ऐसा मानना है कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए मनुष्यों ने एकत्रित होकर समझौता किया। इस समझौते के अनुसार प्रत्येक की स्वतंत्रता की रक्षा की बात सोची गई। इस समझौते के आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही समाज कहा गया। यानी व्यक्ति के द्वारा जो समझौता या स्वयं की रक्षा के लिए जो समझौता किया गया एकत्रित होकर, उसे ही सामाजिक समझौते के रूप में देखा गया है। अर्थात
उसी के आधार पर, इसी समझौते के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया। लोगों की स्वतंत्रता को छीनने वालों को सजा देने का निर्णय किया गया। हॉब्स ने बताया है कि अपनी रक्षा एवं समान हितों की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने समाज की स्थापना की। समान उद्देश्यों को लेकर ही समाज की रचना की गई। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि व्यक्ति ने ही जानबूझकर समाज की स्थापना की, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति ने ही जानबूझकर समाज की स्थापना की है, अतः समाज के बजाय व्यक्ति प्रमुख है। व्यक्तिवादिता के अधिक बढ़ जाने से समाज में संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव आदि झगड़े बढ़ते गए। व्यक्ति का जीवन संघर्ष में बन गया तथा जीवन में असुरक्षा बढ़ गई। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति ने स्वयं के लिए जानबूझकर समाज की स्थापना की, ऐसा सामाजिक समझौते के सिद्धांत मानता है, और समाज के बजाय व्यक्ति अधिक प्रमुख है। अब दूसरा है समाज का सावयवी सिद्धांत, यानी व्यक्ति और समाज के संबंध से संबंधित दूसरा सिद्धांत है समाज का सावयवी सिद्धांत। व्यक्ति और समाज के संबंध को स्पष्ट करने वाला दूसरा सिद्धांत सावयवी सिद्धांत है। जहाँ सामाजिक समझौते का सिद्धांत व्यक्ति को प्रधानता देकर समाज को गौण समझता है, वहाँ सावयवी सिद्धांत समाज को प्रधानता देकर व्यक्ति को गौण मानता है। यह सिद्धांत सावयवी सिद्धांत समाज से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व को कहीं कोई मान्यता नहीं देता। जो कुछ है वह समाज ही है, व्यक्ति तो उसका एक कोष्ठ मात्र ही है। इस सिद्धांत में समाज को शरीर के रूप में माना गया है। शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पाँव, कान, नाक आदि, इन अंगों का शरीर के साथ जुड़े होने तक ही अस्तित्व एवं महत्व है। शरीर से पृथक होने पर किसी भी अंग की कोई पृथक सत्ता नहीं रहती है। समाज का सावयवी सिद्धांत इसी बात पर निर्भर करता है, जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग बिना शरीर के नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार समाज के बिना व्यक्ति नहीं हो सकता है। यानी समाज के सावयवी सिद्धांत के अंतर्गत समाज को अधिक वरीयता या महत्वपूर्ण माना गया है, यानी समाज को जो है सर्वोपरि माना गया है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इस सिद्धांत के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि समाज एक जीव रचना है। समाज को एक जैविक प्रणाली, एक विशालकाय शरीर माना है, जिसकी अपनी एक संरचना और प्रकार होते हैं। समाज रूपी शरीर के कोष्ठ व्यक्ति हैं, उसके विभिन्न अवयव और व्यवस्थाएं, समितियां और संस्थाएं हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों में से अनेक यह मानते हैं कि शरीर के समान समाज भी जन्म लेता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। इसके पश्चात है व्यक्ति की समाज पर निर्भरता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यक्ति की समाज पर निर्भरता। मानव समाज से अलग रहे असामाजिक मनुष्यों के कुछ उदाहरण, कुछ विवादास्पद मामले, यानी कुछ ऐसे उदाहरण जो है समाज में सामने आए जहाँ व्यक्ति की समाज पर निर्भरता के बारे में अध्ययन किया गया और ऐसा देखा गया कि मानव समाज से अलग रहने पर किस प्रकार उनमें असामाजिकता पैदा हुई। जैसे व्यक्ति और समाज के संबंधों को प्रकट करने की दृष्टि से उपयुक्त सभी सिद्धांत अपूर्ण हैं। उस समय और भी ज़्यादा यह बात स्पष्ट हो जाती है जब हम ऐसे कुछ बालकों पर विचार करते हैं जो समाज और सामाजिक संबंधों के बीच नहीं रह सके, जिनका पालन पोषण अन्य बालकों के समान व्यक्तियों के बीच नहीं हुआ वरन पशुओं के बीच हुआ। यानी समाज में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, कुछ ऐसे बालकों भी हैं या ऐसे विवादास्पद मामले हैं जिनमें बालकों को जो है समाज, बालकों के ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनको जो किसी वजह से समाज के साथ नहीं रह पाए और जिनका पालन पोषण नहीं हो सका। उन बालकों में सामाजिकता
या उनके समाजीकरण न होने के कारण उनके अंतर्गत पशुओं के समान ही गुण थे। ये बालक मानव संपर्क से अलग पूर्ण पृथक्करण में रहे। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि बालक जन्म के समय एक प्राणी शास्त्रीय जीव मात्र होता है और उसके सामाजिकरण एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज का होना आवश्यक है। जैसे कमला और अमला का उदाहरण हम देखेंगे। सन 1920 में भेड़िए की मांद में 2 बालिकाओं का पता चला, जिनमें से एक की आयु करीब 8 वर्ष और दूसरे की 2 वर्ष थी। पता लगने के कुछ ही महीने पश्चात छोटी बालिका की मृत्यु हो गई और बड़ी वाली लड़की, जिसे कमला नाम दिया गया, सन 1929 तक जीवित रही। उसका बड़ी सावधानी के साथ अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। वह दोनों हाथ और दोनों पांव जमीन पर टेक कर पशुओं की तरह ही चल सकती थी। वह भेड़िए के समान ही गुर्रा सकती थी। मनुष्यों जैसी कोई भाषा नहीं बोल सकती थी, ना ही उसमें मनुष्य के समान कोई गुण या लक्षण थे। वह मनुष्यों के संपर्क से घबराती थी, दूर भागती थी। सहानुभूतिपूर्ण प्रशिक्षण के द्वारा ही उसमें कुछ सामाजिक आदतें विकसित की जा सकीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसे प्रशिक्षण दिया गया, उसके अंतर्गत कुछ सामाजिक आदतें विकसित की जा सकीं। वह बोलना, वस्त्र पहनना और मनुष्य के समान भोजन करना कुछ मात्रा में सीख पाई थी। इस उदाहरण से यह हम समझ सकते हैं कि बालक को क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो वह प्राणी शास्त्रीय जीव मात्र होता है और समाजीकरण के द्वारा धीरे धीरे उसमें सामाजिक गुणों, मूल्यों या समाज के व्यवहारों को अपने जीवन में आंतरिकृत करता है। उसका पालन पोषण बालकों के समान या समाज में ना हुआ हो तो उसकी स्थिति कमला और अमला नामक बालिकाओं के समान होती है। जिस प्रकार वह पशुओं के साथ रहकर पशुओं जैसा ही व्यवहार कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी आदतों में विकास हुआ, उन्हें समाज के अनुसार ढालना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनमें वह सीख जो है विकसित हो पाई। इसी संदर्भ में बालिका अन्ना का भी उदाहरण है। जैसे 1938 में अमेरिका में अन्ना नामक एक अवैध लड़की का भी पता चला, जो 6 महीने की आयु से 5 वर्ष तक के लिए मानव संपर्क से पृथक एक कमरे में बंद रखा गया। पृथक्करण के इस काल में उसे कुछ भी नहीं सिखाया गया और किसी भी मनुष्य के संपर्क में नहीं आने दिया गया। जब इस अन्ना नामक लड़की का पता चला तो ज्ञात हुआ कि ना तो वह बोल सकती थी और ना ही चल सकती थी। कहने का तात्पर्य है कि समाज के बिना व्यक्ति या समाजीकरण के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक पशु के समान ही व्यवहार करता है। व्यक्ति और समाज के बीच संबंध। पारस्परिक निर्भरता। व्यक्ति और समाज दोनों ही पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। व्यक्ति और समाज के बीच पाए जाने वाले संबंध को ठीक से समझने के लिए हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि मनुष्य पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है तथा व्यक्ति समाज को कैसे प्रभावित करता है। अब है मनुष्य पर समाज का प्रभाव। मनुष्य की समाज पर निर्भरता व्यक्त करने की दृष्टि से मैकाइवर और पेज ने 3 आधार बताए हैं। पहला है, समाज से पृथक रहने वाले बच्चों के उदाहरणों से स्पष्ट है कि समाज के बिना बच्चा पशु के समान है। उसमें मानवोचित गुणों का विकास समाज में ही होता है। दूसरा है, व्यक्ति के आत्म का विकास समाज में ही होता है। और तीसरा है, व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण सामाजिक विरासत के आधार पर ही होता है। इसके बाद है समाज पर मनुष्य का प्रभाव। जिस प्रकार समाज के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति के बिना समाज का अस्तित्व नहीं है। मनुष्यों के बीच ही सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं और समाज का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के बिना समाज का और समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होती है और वे सामाजिक संबंध मनुष्यों के बीच ही स्थापित होते हैं और समाज का निर्माण होता है।
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के कारण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। ये सामाजिक संबंध ही तो समाज का आधार हैं। व्यक्ति संस्कृति का निर्माता है। इसी प्रकार उसमें अपने चिंतन, मनन, अनुभव एवं प्रयत्न के आधार पर संस्कृति का विकास किया जाता है। संस्कृति के आधार पर ही समाज विशेष के सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार निर्भर करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ व्यक्ति के लिए समाज अत्यंत आवश्यक है, वहाँ समाज के लिए व्यक्ति भी समान रूप से आवश्यक है। दोनों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, एक के बिना दूसरे का अर्थ नहीं है। इस प्रकार हम अंत में यह कह सकते हैं कि व्यक्ति एवं समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति के बिना समाज की और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।